Hey everyone, welcome back to our DSA classes. Today we will discuss union find algorithm. So let's go. यूनियन फाइंड एल्गोरिथम जो होती है वो बेसिकली डिसजॉइंट सेट पर वर्क करती है। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि जैसे सपोज मेरे ये कुछ सेट्स हैं 1 2 3 4, तो ये डिसजॉइंट सेट है। इनका मतलब होता है कि किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन जो होगा वो एम्प्टी होगा। सो इस वाले सेट में और इस वाले सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गए ना। अब डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, यूनियन और फाइंड। यूनियन में बेसिकली होता है हमारा कि जो भी हमारा सेट दिया हुआ है हम दो सेट को कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन कैसे करते हैं कि जैसे मेरा ये वाला सेट है और ये वाला सेट है, जब मैं इसको कंबाइन करूंगा तो एक नया सेट बनेगा और वो नया सेट हो जाएगा 1,2। सिमिलरली अब मैं इस 1,2 का एक सेट हो गया और 3 वाला एक सेट हो गया, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो ये सेट अपडेट होकर 3 हो जाएगा। ये पार्ट होता है अपना यूनियन पार्ट। इसके अलावा फाइंड पार्ट होता है। फाइंड पार्ट में क्या होता है कि हमें एक एलिमेंट दिया होता है और हमें बेसिकली हमें दो एलिमेंट दिए होते हैं और हमें ये देखने होते हैं कि वो दोनों एलिमेंट सेम सेट से बिलोंग कर रहे हैं या फिर डिफरेंट सेट से बिलोंग कर रहे हैं। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं देखूं कि मेरे, अगर मैं इसको हटा दूं, ये मेरे अलग अलग सेट है, तो मैं अगर निकालूं 1 इससे बिलोंग कर रहा है और 2 इससे बिलोंग कर रहा है, यानी ये दोनों अलग अलग सेट से बिलोंग कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन कर दूं, अब ये बन गया एंड एक ये सेट बन गया 3 एंड एक और सेट बन गया ऐसे ही 4। नाउ ऐसे ही एक और 4 भी बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 1 और 2, सो 1 और 2 सेम सेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि ये दोनों सेम सेट से बिलोंग करते हैं, राइट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी ज़रूरत क्यों है, कि हम यूनियन फाइंड एल्गोरिथम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं सिंपल टर्म्स में देखूँ तो पाइथन में अपने पास सेट्स होते हैं, ठीक है, कि मैंने एक सेट बना लिया, ठीक है, यहाँ पे A1 हो गया, सिमिलरली मैंने B बना लिया और सपोज यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 ऐसे कर दिया, या मैंने 5 6 7 8 कर दिया, तो मेरे दो सेट हो गए। अगर मुझे इनको यूनियन करना है तो मैं सिंपल से ऐसे यूनियन कर दूंगा C A और B, ये मेरा यूनियन हो जाएगा जो कि मेरा एक नया सेट बन जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपली अगर मुझे फाइंड करना होगा तो मैं यहाँ पे ये भी चेक कर लूँगा कि इफ़ 5 इन A, राइट, तो इससे मैं फाइंड भी कर पाता हूँ, ठीक है। तो हम फिर ये यूनियन फाइंड एल्गोरिथम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जो ये सेट ऑपरेशन है जो हम काम कर रहे हैं, ये इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O(n), कि जैसे मेरे ए की कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, लेंथ है, एंड बी की कुछ लेंथ है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(n), क्योंकि मुझे पूरा ए ट्रैवर्स करना पड़ेगा, पूरा बी ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और इन दोनों को कंबाइन करके एक नया सेट बनेगा, राइट। तो इन दोनों को कंबाइन करके कि जो नया सेट बन रहा है तो O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसमें कोई कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, तो जब मैं इसमें कुछ भी सर्च कर रहा हूँ तो पूरा सेट ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं इसमें कुछ सर्च कर रहा हूँ तो पूरा सेट ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो यहाँ की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) हो जाएगी। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि हम यूनियन फाइंड एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। वाई? क्योंकि यूनियन फाइंड एल्गोरिथम में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n। सो फ़र्क क्या हो गया कि अगर मैं देखूँ सेट ऑपरेशन वर्सेस यूनियन फाइंड, तो हमारा जो फ़र्क आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बनती है वो बनती है O(n), और यहाँ पे जो बन रही है वो बन रही है log n। एंड यही फ़र्क है, दिस इज़ द रीज़न कि हम यूनियन फाइंड एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, राइट। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि हम यूनियन फाइंड एल्गोरिथम क्यों पढ़ रहे हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड कि कैसे करेंगे। ओके, तो अब देखो यूनियन फाइंड में हमने जो डिस्कस किया था इसमें मेनली दो ही पार्ट होते हैं, एक अपना यूनियन हो गया और दूसरा अपना फाइंड हो गया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर मैं ये कुछ सेट बनाता हूँ कि मेरा एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया, तीसरा सेट ये हो गया और चौथा सेट ये हो गया, चार अलग अलग सेट हो गए ना। अब हम क्या करते हैं कि हर एक सेट को एक लेबल असाइन करते हैं, बेसिकली उस सेट का नाम कह लो, लेबल कह लो, पेरेंट कह लो, कुछ भी हम एक असाइन करते हैं। इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, ठीक है। अब होगा क्या कि दो ही ऑपरेशन है, यूनियन और फाइंड। तो हम जब यूनियन करेंगे तो 1 और 2 का हम जब यूनियन करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक को दूसरे का पेरेंट बना देते हैं, ठीक है। कि जैसे मेरा इसमें 1 था,
ठीक है। अब जब मैं 1 और 2 को कंबाइन करूँगा तो मैं 2 को इसका चाइल्ड बना दूँगा, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि मैंने 2 को पैरेंट बना दिया, 1 को चाइल्ड बना दिया, ठीक है। अब मेरा ये एक पूरा सेट बन गया ट्री के फॉर्म में। तो अब अगर मैं ऐसे करता हूँ तो क्या होगा, अब इनका पैरेंट तो 1 रह जाएगा क्योंकि जो रूट है उसका पैरेंट ही रहेगा। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो पैरेंट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए सिंपल सा रखते हैं, ये रखते हैं। तो मैंने 2 को 1 का चाइल्ड बना दिया। नाउ अब क्या हुआ, 1 का पैरेंट भी 1 है और 2 का भी रूट पैरेंट 1 है। वैसे तो 2 का पैरेंट 1 है, ठीक है। बट अगर हम जब हम कहते हैं कि पैरेंट, तो हम लेबल देखते हैं, तो ये लेबल हमारा हो गया इन दोनों का। नाउ अब जो 3 का लेबल है, 3 का लेबल तो हमारा 3 ही रहेगा और 4 का लेबल भी 4 रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं देखूँगा कि 2 किससे बिलॉन्ग कर रहा है, तो 2 1 से बिलॉन्ग कर रहा है। सिमिलरली अब मैं अगर 3 और 4 को कंबाइन करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 3 के नीचे 4 आ जाएगा, ऐसे। अब क्या हो रहा है, अब अगर मैं ये एक मेरा सेट हो गया और एक मेरा सेट 3-4 वाला हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, तो क्या होगा? देखो, ये एक मेरा था, ठीक है? और ये था। अब मैं देखूँगा कि 2 का अब मैं सपोज़ 2 और 4 को कंबाइन कर रहा हूँ, राइट? ठीक है? तो 2 का पैरेंट था 1 और 4 का पैरेंट था 3। तो क्या होगा, मैं 3 और 1 को कंबाइन करूँगा, तो 3 वाला जो पूरा ट्री है वो 1 के नीचे आ जाएगी और ये इस टाइप से हो जाएगी। यहाँ पे लेफ्ट राइट के चक्कर में मत पड़ना कि ये लेफ्ट है या राइट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस साइड चाइल्ड है, सारे चाइल्ड एक बराबर है, लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो 3 की जो पूरी ट्री है वो इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है? तो अब अगर मैं देखूँगा 4 का पैरेंट कौन-सा है? 1। तो सपोज़ मुझे जब भी सर्च करना है, लाइक मुझे सर्च करना है कि 2, अब जैसे फाइंड का पार्ट आ गया, तो मुझे 2 फाइंड करना है कि 2 किससे बिलॉन्ग कर रहा है। तो 2 के मैं ऊपर जाऊँगा 1, 1 का पैरेंट कौन हुआ? 1, तो यानी 2 1 से बिलॉन्ग कर रहा है। सिमिलरली अगर मुझे 4 देखना हो, 4 किससे बिलॉन्ग कर रहा है? तो 4 का पैरेंट हो गया 3, 3 का पैरेंट हो गया 1 और 1 का पैरेंट 1 हो गया। यानी 4 भी 1 से बिलॉन्ग कर रहा है। नाउ क्या हो गया? 2 और 4 दोनों 1 से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो दोनों सेम सेट में हो गए। यहाँ पे 2 जो है वो 2 से बिलॉन्ग कर रहा था, 3 जो है वो 3 से बिलॉन्ग कर रहा था, तो ये दोनों अलग-अलग सेट में थे। सिंपल इतना ही है यूनियन फाइंड एल्गोरिदम में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत सिंपल एल्गोरिदम है। अभी हम क्या करेंगे, इसको यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है? तो अगर हम इसके यूज़ केस देखें, तो यूज़ केस एक सबसे पहले होता है साइकिल निकालने में, कि एक हमारा जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल है या नहीं है, एंड सेकंड पार्ट होता है एमएसपी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने में। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में कैसे होता है, सपोज़ मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है? एक ये हो गया, ए, बी, सी, डी। मैंने एक बनाया ये। अब इस ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं है, ठीक है? अगर मैं इसको जॉइंट कर दूँगा तो साइकिल बन जाएगी। कैसे? अब देखो ये 4 है ABCD, तो हमने 4 लगा लिए, A, B, C, D, और ये सबके पेरेंट भी हैं, सबके पेरेंट वो खुद ही हैं इनिशियली, ठीक है? अब क्या हुआ, हम हर एक एज को ट्रैवर्स करेंगे, तो सबसे पहले मैं इस एज को ट्रैवर्स कर रहा हूँ AC। तो A और C अलग-अलग सेट से बिलॉन्ग करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इन दोनों को अगर अलग सेट से बिलॉन्ग करते हैं, तो इन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो अब अगर A और C को मैं मर्ज कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, A के नीचे C आ गया और ये कट गया। उसके बाद C और D को चेक किया। C किससे बिलॉन्ग कर रहा है? A से। D किससे बिलॉन्ग कर रहा है? D से। तो D को हम A के नीचे ले आए, यहाँ पे D आ गया। तो ये वाली भी एज ट्रैवर्स कर ली। नाउ अब ये वाली एज बची A और B। A बिलॉन्ग कर रहा है A से और B बिलॉन्ग कर रहा है, इसको काट देते हैं, B बिलॉन्ग कर रहा है B से। तो A और B अलग-अलग सेट से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको कंबाइन कर देंगे। हमने B को भी A का चाइल्ड बना दिया, ये भी ओके। तो अभी तक क्या हुआ कि जब भी हमने चेक किया तो दोनों नोड अलग-अलग सेट से बिलॉन्ग कर रहे थे। तो साइक्लिक डिटेक्शन में यही होता है कि अगर दोनों से नोड एक किसी भी एज के अलग-अलग सेट से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो साइकिल नहीं है, अभी तक हमें मिली नहीं है इसका मतलब। अगर हमें कोई भी एज ऐसी मिलती है जिसके दोनों नोड सेम सेट से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो वो एक साइकिल हो जाएगी। जैसे अगर मैं इस वाली एज को ऐड कर दूँ, अब साइकिल बन गई। तो बी और डी, तो अब मैं देखूँ बी जो है, बी ए से बिलॉन्ग कर रहा है और डी भी ए से बिलॉन्ग कर रहा है।
नाउ बी और डी दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या हुआ, अब एक साइकिल डिटेक्ट हो गई, तो यहाँ पे एक हमारी एक साइकिल है। इतना ही काम होता है साइकिल डिटेक्शन में, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एक सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम साइकिल डिटेक्शन के लिए। एक हमारी ये प्रॉब्लम है रिडंडेंट कनेक्शन। यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है कि ये एक हमारा ग्राफ है। सो यू हैव गिवन अ ग्राफ दैट स्टार्टेड एज अ ट्री labeled from 1 to n with an additional edge. That added edge has two different vertex and was not an edge that already existed. The graph is represented as an array of length n where age I equal age I a I b I indicate that there is an edge between a1 and ai and bi. Return an edge that can be removed so that the resulting graph is a tree. If there are multiple answers, return the answer that occurs last in the input. अब ना यहाँ पे हो क्या रहा है कि इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है और ये कह रहे हैं कि ये जो ग्राफ था वो इनिशियली ट्री था, मतलब इसमें कोई एज नहीं, इसमें कोई भी साइकिल नहीं थी। बट उस ग्राफ में हमने एक एज ऐड कर दी और उसकी वजह से ये जो साइकिल थी, ये जो ट्री थी वो हमारी साइकिल बन गई। बेसिकली जो ग्राफ था वो उसमें साइकिल आ गई। अब अगर मैं इसमें से ये वाली एज हटा दूँ तो ये साइकिल तो नहीं रहेगा। यहाँ से भी सपोज़ ये वाली एज हटा दूँ तो तब भी साइकिल ख़त्म हो जाएगी। ये हटा दूँगा तब भी साइकिल ख़त्म हो जाएगी, राइट? तो ये फंडा है। तो हमें क्या है, साइकिल डिटेक्ट हो रही है तो हमें बताना है कि कौन सी एज है जिसको निकालने से साइकिल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हमारे दो फंक्शन होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी ना कि यूनियन फाइंड में दो ही पार्ट होते हैं, यूनियन और फाइंड। तो हम यहाँ पे दो फंक्शन बना लेंगे। एक फंक्शन बनाएंगे यूनियन, जिसमें हम ए और बी को यूनियन कर देंगे, और दूसरा फंक्शन बनाएंगे फाइंड, जिसमें हम पता लगाएंगे कि ए किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इनिशियली क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखा था कि हर एक नोड का ना एक लेबल है, पेरेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिक्ट बना लेंगे पेरेंट की। ये डिक्ट अभी हमारी खाली हो गई। इनिशियली क्या है कि हर कोई उसको हर हर कोई खुद का ही पेरेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक एजेस दी हुई हैं, तो एजेस में कोई नोड तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर ए कॉमा बी इन पेरेंट इन एजेस, क्योंकि हमें नोड चाहिए ना इनिशियली सारे। तो क्या होगा, ए का पेरेंट भी वो खुद हो जाएगा, क्योंकि ए और बी जो है वो एज के दो नोड हैं। तो ए का पेरेंट ए हो गया और हमारा बी का पेरेंट बी हो गया, ठीक है। ये इनिशियली हमारे पेरेंट हो गए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम जब फाइंड करेंगे तो हमने फाइंड में देखा था हम तब तक ऊपर जाएंगे जब तक वो खुद का पेरेंट खुद ही ना हो जाए, यानी रूट तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ पेरेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ए, हम वापस रिकर्शन में जाएंगे और ये रिटर्न कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है कि अभी जो ए है का पेरेंट वो खुद नहीं है। जैसे अगर मैं मान लो चार का जो पेरेंट है वो तीन है, चार का पेरेंट चार तो नहीं है। इसका मतलब अभी हमें और ऊपर जाना है। तो अब हम तीन से सेम तीन पे आ जाएंगे और सेम से स्टार्ट करेंगे ऊपर जाने के लिए। दिस इज द रीज़न कि हम यहाँ पे वापस वही करें, फाइंड पेरेंट ऑफ ए। अदरवाइज जब पेरेंट खुद का मिल जाएगा तो हम ए रिटर्न कर देंगे या फिर पेरेंट ऑफ ए रिटर्न कर दें, एक ही बात है, क्योंकि पेरेंट ए जो है वो पेरेंट का ए का पेरेंट भी है, ठीक है। नाउ अब यूनियन में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है कि हम इन दोनों का पेरेंट निकालते हैं। तो हमने ए का पेरेंट निकाल लिया, सिमिलरली हमने बी का पेरेंट निकाल लिया। अब अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, मतलब दोनों सेम सेट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हमने किसी एक को चाइल्ड बना दिया था दूसरे का। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि पेरेंट ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, यानी हमने वाई को चाइल्ड बना दिया, एक्स को ऊपर ले गए। हम पेरेंट ऑफ एक्स इक्वल टू वाई भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर दोनों सेम से बिलोंग नहीं करते हैं तो हमने एक दूसरे को हमने उन दोनों को कनेक्ट कर दिया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना दी। अगर दोनों सेम से बिलोंग करते हैं तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट, कि हमने ऊपर इनको एक साइकिल में कर दिया, ताकि अगली बार जब मैं चार का पेरेंट निकालूं तब भी एक आए और तीन का पेरेंट निकालूं तब भी एक आए। इसीलिए हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, चार और तीन को। तो अब इतना काम अपना हो गया, यूनियन और फाइंड दो पार्ट डिफाइन हो गए और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम सारी एज को ट्रैवर्स करेंगे। अब देखो अब हमें क्या हो रहा है, हमारे पास सारी एज है। अब हम देखेंगे सारी एज को ट्रैवर्स करेंगे और कौन सी एज जो है वो साइकिल बना देती है। जो एज साइकिल बना देगी वही कल्प्रिट है, इसका मतलब सिंपल सी बात है। तो अब क्या करते हैं,
फॉर ए कॉमा बी इन एजेस। ठीक है, अब देखते हैं ए और बी जो है वो सेम सेट से बिलोंग कर रहे हैं या अलग अलग से। तो हम क्या करेंगे, इफ फाइंड ऑफ ए नॉट इक्वल टू फाइंड ऑफ बी। अगर ए और बी एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते, यानी ए जो है वो अलग है और बी वो अलग है, क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे इन दोनों का। तो हमने यूनियन कर दिया। ठीक है, बट अगर ए और बी एक ही सेट से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब यही वो एज है, कल्प्रिट एज है जो साइकिल कॉज कर रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम ए कॉमा बी को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यही वो एज है जो कल्प्रिट है और कल्प्रिट एज को ही हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है कहीं पे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये एक्स्ट्रा कॉलम गलती से ऐड हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। ये पाइथन राइट लिखते टाइम, कोई भी लैंग्वेज लिखते टाइम हमें ध्यान में रखना होता है। तो ए कॉमा भी हो गया, बढ़िया चल रहा है, ये चल गया। ये अपना यूज़ केस होता है साइकिल डिटेक्शन के लिए। ठीक है, इतना काम हो गया, गुड। सेकंड यूज़ केस हमने देखा था, कहाँ पे गई, ये रहे। सेकंड यूज़ केस हमने देखा था मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो एक अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया यूनियन फाइंड एल्गोरिथम क्या होती है और उससे साइकिल कैसे डिटेक्ट करते हैं। साथ में हमने एक लीड कोड प्रॉब्लम भी सॉल्व करी। तो आई होप कि सबको यूनियन फाइंड एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर आपको डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं एंड मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आई होप कि यूनियन फाइंड सबको क्लियर है और ऐसे ही आगे हम और भी एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल लाइक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।